गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोग वियोजन अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। 1.2.2 वियोजन अपघटन अभिक्रिया। ये नाम से ही पता चलता है कि वियोजन मीन्स कोई चीज अलग होके अलग होना। ठीक है, तो हम लोग ने पहले पढ़ा था संयोजन, जिसमें संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद जिसमें संयोग करके एकल उत्पाद बनता है। अब इसके बाद हम लोग वियोजन अपघटन अभिक्रिया में जिसमें वियोजन होता है, जिसमें टूट के अलग होता है, नाम से ही पता चलता है। ठीक है, हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ओके, वियोजन अभिक्रिया, इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक्टिविटीज करते हैं। क्योंकि साइंस टोटली एक्टिविटीज बेस्ड है, एक्टिविटीज समझ जाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया क्रियाकलाप 1.5, एक्टिविटीज 1.5। ठीक है, एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। क्वथन नली, क्वथन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, देखिए क्वथन नली है, टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब। एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल यहाँ लिया गया है। देखिए ये जो बच्ची है, ये एक टेस्ट ट्यूब में क्वथन नली में फेरस सल्फेट का कुछ क्रिस्टल, दानेदार क्रिस्टल को लिए है। ठीक है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए, इसके कलर को आप ध्यान दीजिए। क्वथन नली को बर्नर या स्प्रिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए। ये जो आप टेस्ट ट्यूब लिए हैं, क्वथन नली लिए हैं, इसको बर्नर से आप इसको गर्म करके देखिए क्या होता है। जैसा कि चित्र 1.5 में दिखाया गया है। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। आप जो क्रिस्टल लिए थे फेरस सल्फेट, ठीक है, उसका कलर में क्या चेंजिंग आता है गर्म करने के बाद। ठीक है, देखिए ये एक्टिविटीज को किस तरह दिखाया गया है। टेस्ट ट्यूब, क्वथन नली लिया गया है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिया गया है, एक बर्नर है। ठीक है, उसके बाद देखें इसमें जो गर्म करने के बाद जो निकल रहा है, गैस निकल रहा है, क्वथन नली के खुले सिरे को अपने पड़ोसी या अपने ओर न करें। मीन्स आपको डायरेक्टली अपने ओर नहीं करना है, या फिर जो आपके साथी लोग हैं उनको तरफ भी नहीं करना है। ठीक है, इस तरह का आपको थोड़ा सा तिरछा करके रखना है। गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। मतलब आपको उसका गंध लेने के लिए आपको थोड़ा सा अपने नाक की ओर भी मोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। जो आप एक्टिविटीज किए उसमें जो फेरस सल्फेट जो आप लिए थे टेस्ट ट्यूब में, क्वथन नली में, ठीक है, उसमें क्या उसका हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया फेरस सल्फेट, FeSO4। फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल आप लिए हैं, ठीक है, FeSO4 सॉलिड के रूप में, उसमें आप हिट दिए, अब इसको गर्म कर रहे हैं, तो उसमें क्या बन गया आपका Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन गया, और SO2 गैस निकला और SO3 गैस निकला। ठीक है, ये इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसलिए इसको डाई कहेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे ट्राई। 3 का मीन्स ट्राई, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो जब फेरस सल्फेट को जब हम गर्म किए, जिसमें उष्मा दिए, तो हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, आप बैलेंस को भी देख सकते हैं। ये यहाँ Fe2 है, तो यहाँ 2 क्या हुआ है, सल्फर यहाँ पर 2 हो गया, तो सल्फर 1 और 1 2। ठीक है, ऑक्सीजन 4 4 2 8 है, तो ऑक्सीजन यहाँ 3 3 6 और 2 8। ठीक है, बैलेंस है। आप देख सकते हैं कि हम लोग वियोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो आप इसको जितना भी एक्टिविटी है उसको ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि वियोजन अभिक्रिया है क्या। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर, आप इस अभिक्रिया को देखिए, इसमें एकल अभिकर्मक है, ठीक है, अकेला है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। देखिए, आपको फेरिक ऑक्साइड प्राप्त किया, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त हुआ। यह एक वियोजन अभिक्रिया है, टूट के अलग होना, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O, क्योंकि इसमें पानी का भी अंश है इसमें, ठीक है, FeSO4 7H2 का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। ये जब आप गर्म करते हैं तो इसमें जो वाटर पहले से मौजूद था वो जब उड़ता है तो इसलिए इसका कलर में चेंजिंग आता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। ठीक है, मीन्स फेरस सल्फेट को आप हीट किए, जो कि आप टेस्ट ट्यूब में एक्टिविटीज में किए अभी, तो आपको Fe2O3, SO2 और SO3 प्राप्त हुआ। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 तथा SO3 गैसें हैं। ठीक है, इसमें सब स्टेट भी दर्शाया गया है, सॉलिड सॉलिड, गैस गैस। ठीक है, ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। देखिए, आप ऐसा समझिए कि वियोजन अभिक्रिया में टूटता है और एक या एक से ज्यादा का निर्माण होता है। ठीक है, एक से या ज्यादा कंपाउंड का निर्माण होता है। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 सॉलिड, ठीक है, जिसको हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं। ठीक है, तो आप जब इसमें ऊष्मा दिया जाता है, जब इसको गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड के रूप में टूटता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं। ठीक, तो इसका उपयोग जो है सीमेंट निर्माण में भी किया जाता है। ऊष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊष्मा दिया गया, हीट दिया गया है, इसलिए इस रिएक्शन को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ओके, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया है। ठीक है, जो आप एक्टिविटीज 1.6 किए हैं, ठीक है, जो आप इस एक्टिविटीज 1.6 करेंगे, इसमें भी एक वियोजन अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण दिया गया है। अब इसको भी हम लोग देखते हैं, बारीकी से देखें तो हम लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, मीन्स आप जो वियोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, आप मेनली ये समझें कि आप इसमें टूट के एक से एक या एक से ज्यादा का निर्माण होता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर आप देखें कि FeSO4 को हिट किए तो फेरिक ऑक्साइड बना, SO2 बना और SO3 बना। आप और भी उदाहरण देखेंगे और भी प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, अब देखिए एक्टिविटीज 1.6 करते हैं। ठीक है, एक क्वाथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। ठीक है, एक क्वाथन नली में टेस्ट ट्यूब में, देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखेंगे। देखिए, परख नली होल्डर है, पकड़ा हुआ है, एक क्वाथन नली है जिसको टेस्ट ट्यूब कहेंगे। यहाँ पर लेड नाइट्रेट लिया गया है, लेड नाइट्रेट। ठीक है, देखिए लेड नाइट्रेट यहाँ पर आपका यहाँ पर स्पष्ट किया है PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हो गया लेड नाइट्रेट। अब इसको यहाँ पर लिया गया है टेस्ट ट्यूब में, इसको गर्म किया गया है। जस्ट आप जो पहले एक्टिविटीज किए हैं जस्ट उसके तरह ही, एक्टिविटीज 1.5 की तरह ही है। ठीक है, एक क्वाथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। चिमटे से क्वाथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए, जैसा कि चित्र 1.5 में दिखाया गया है। चित्र 1.5 में दिखाया गया है, देखिए इसमें लिया गया है लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन।
ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है इसको दिखाया गया है। ठीक है, आपने क्या देखा, यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे नोट कर लीजिए। ठीक है, बस जस्ट 1.5 एक्टिविटी जो 1.5 किए थे ठीक उसी तरह है। आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये जो आपके यहाँ धुआं निकलेगा वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। देखिए, लेड नाइट्रेट है, इसको जब हम हीट करते हैं, तापन दिए, गर्म किए, तो देखिए PbO लेड ऑक्साइड में टूट गया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकला। ठीक है, आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। Pb2 लेड यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, 2 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन 4 होगा, नाइट्रोजन 4। ठीक है, और उसके बाद आप ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब ऑक्सीजन देखिए 2 2 8, 3 दूनी 8 और 2 10 और 2 12। ठीक है, सब बैलेंस है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें है, आइए क्रियाकलाप 1.7 तथा 1.8 में दी गई कुछ अन्य अपघटन अभिक्रियाएं करें। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया का मीन्स वियोजन अभिक्रिया का और भी हम लोग आगे देख सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, देखिए टोटली आपका जो साइंस है वो टोटली एक्टिविटीज बेस्ड है। ठीक है, आप एक्टिविटीज को समझ जाएंगे तो आप समझिए कि आपका साइंस आपके मुट्ठी में है। ठीक है, अब फिर एक क्रियाकलाप है, एक एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज 1.7। इसको भी अगर आप बढ़िया ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, ये भी उसी से संबंधित है। देखिए, एक प्लास्टिक का मग लीजिए। देखिए, एक प्लास्टिक का मग है। ठीक है, ये प्लास्टिक का मग है, यहाँ पर दिखा रहा है। आप अपना बुक को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छिद्र करके इसमें रबड़ का डोट लगा दीजिए। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, जैसा कि चित्र 1.6 में दिखाया गया है। देखिए, रबड़ का रोड है, यहाँ इलेक्ट्रोड लगाया गया है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रोड लगाया गया है। इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। देखिए, ये इलेक्ट्रोड जो है इसको आप 6 वोल्ट की बैटरी से यहाँ जोड़ा गया है। ठीक है, कैथोड बनाया गया है, ये एनोड बनाया गया है, और 6 वोल्ट का बैटरी से यहाँ पर जोड़ दिया गया है। ये स्विच है जो कि आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और रबर डॉट है। इन इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट से जोड़ दीजिए। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। देखिए, आप ये जो प्लास्टिक मग लिए हैं, इसमें आप इतना जल डाल दें कि ये जो इलेक्ट्रोड है डूब जाए। ठीक है, और इसमें आप डाइल्यूट आप क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाल दें। ठीक है, कि कुछ बूंदें डालना है। जल से भरी 2 असांकित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। यहाँ 2, चूंकि ये प्रैक्टिकल है ना, ये लैब बेस्ड है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 गो ये क्या रखा गया, परख नली को, टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रख दिया गया है इसमें, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर बैटरी को, ये स्विच को ऑन कर दीजिए तो आपका यहाँ करंट फॉलो होने लगेगा, और इसको, इस प्रोसेस को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ दीजिए। दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। जो दोनों इलेक्ट्रोड है उस पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले आसंकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? आप देखेंगे ऊपर में, एक में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जमा हो गया है, एक में ऑक्सीजन गैस जमा हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन का मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जल H2O है, तो इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो चूंकि हाइड्रोजन का 2 भाग है, ऑक्सीजन 1 भाग में है, इसलिए हाइड्रोजन का गैस यहाँ ज़्यादा है ऑक्सीजन के अपेक्षा। ठीक है, क्या दोनों परख नलियों में एकत्र गैस का आयतन समान है? जब दोनों परख नलियां गैस से भर जाए तब उन्हें सावधानी पूर्वक हटा लीजिए। ठीक है,
एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नलियों के मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों की जांच कीजिए। सावधानी, इस चरण को शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। देखिए ये जो एक्टिविटीज है, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड लेबोरेटरी बेस्ड है, तो इसमें टीचर्स की उपस्थिति अनिवार्य है। इसलिए जहाँ लैब फैसिलिटी है वहाँ ही ये सब चीज प्रैक्टिकल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ समझ लेते हैं तो हमको बहुत आसानी होगी, इसलिए हम लोग किताब से ही कोशिश करते हैं समझने का। ठीक है, दोनों स्थितियों में क्या होता है, दोनों परख नलियों में कौन सी गैस उपस्थित होती है। निश्चित है कि एक में हाइड्रोजन आया और एक में ऑक्सीजन गैस आया है। तो आप ये एक्टिविटीज को देख के, ये भी वियोजन अभिक्रिया से संबंधित है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है ना कि फिर एक एक्टिविटीज है क्रियाकलाप 1.8। चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। देखिए सिल्वर क्लोराइड AgCl। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। देखिए एक चाइना डिश है, चाइना डिश है, इसमें सिल्वर क्लोराइड लिए हैं। ठीक है, 2 ग्राम। इसका रंग क्या है, इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, जैसा कि चित्र 1.7 में दिखाया गया। आप इसको सूर्य के प्रकाश में रखिए तो इसका क्या होता है। थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखिए। कुछ देर रखने के बाद आप इसका रंग में देखिए कि क्या चेंजिंग आया है। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। आप देखेंगे कि इसके रंग में चेंजिंग आ गया। ठीक है, ये जो रंग श्वेत रंग का था वो दूसर कलर का हो गया। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण से ऐसा होता है। ठीक है, देखिए सिल्वर क्लोराइड है तो इसको जब सूर्य का प्रकाश मिला, सूर्य के प्रकाश में छोड़े तो सिल्वर बना और Cl2 अलग हुआ। ठीक है, अब इसको बैलेंस कीजिए। देखिए Ag2 सिल्वर 2। ठीक है, क्लोरीन 2। ठीक है, अब इसमें क्लोरीन की जगह हम ब्रोमीन को भी ले सकते हैं, Br को। ठीक है, हम लोग Br को भी ले सकते हैं। आपका देखिए ये हो गया आपका Cl2 क्लोरीन, ये हो गया ब्रोमीन। अब हम ब्रोमीन, ठीक है, हम लोग ब्रोमीन में भी क्लोरीन के स्थान पर हम लोग ब्रोमीन को भी ले सकते हैं। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। AgBr सॉलिड सूर्य का प्रकाश में रखेंगे तो Ag प्लस Br2 अलग होगा, बैलेंस है सब। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग, ये जो हम लोग अभी रिएक्शन देखें, इसका उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसका आगे हम लोग देखते हैं। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को जोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में, तो वियोजन अभिक्रिया वाले जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, जो जिसमें टूटा, अभिकारक टूटा, ठीक है, तोड़ने के लिए हम लोग ने क्या किया, कभी हीट का प्रयोग किया, कभी लाइट का प्रयोग किया, कभी विद्युत ऊर्जा का किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें से जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हुआ उसे हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा लगा, ऊष्मा का अवशोषण हुआ, उसमें हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब एक और प्रैक्टिकल है। निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। एक परख नली में लगभग 2 ग्राम बेरियम क्लोराइड लीजिए। इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से मिलाइए। अपनी हथेली से परख नली के निचले सिरे को छुइए। आप कैसा महसूस करते हैं?
क्या यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशेषी है? देखिए, एक परख नली टेस्ट ट्यूब में लगभग 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है। इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से उसको मिलाना है और उसको उस रिएक्शन को देखना है और उसको आपसे पता करना है कि ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। यदि वो गर्म हो जाए तो ऊष्माक्षेपी होगा क्योंकि उसे हीट रिलीज हो रहा है, और नहीं हो रहा तो ऊष्माशोषी है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है ना, इंडेक्स क्वेश्चन है, प्रश्न। तो इसको हम लोग करते हैं, कोशिश करते हैं करने का। क्वेश्चन नंबर 1, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए होता है। मान लीजिए कोई पदार्थ है X है, ठीक है, उसका विलयन है, उसका सॉल्यूशन है, और उसका उपयोग हम लोग सफेदी करने के लिए करते हैं, घर का सफेदी करने के लिए करते हैं। तो पहला है कि पदार्थ X का नाम क्या है तथा इसका सूत्र क्या है, सूत्र लिखिए। दूसरा है ऊपर एक, जो ई वाला है, ठीक है, ऊपर एक में लिखे पदार्थ X, जिसको पदार्थ जो हम लोग फाइंड किए X क्या है, ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ क्या अभिक्रिया होगी उसको लिखना है। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 में है क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली, जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइसिस वाला जो हम लोग एक्टिविटीज किए थे, ठीक है, जिसमें 6 वोल्ट बैटरी को जोड़ के हम लोग हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जिसमें जमा हुआ था, उस एक्टिविटीज में, एक्टिविटीज 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। उसमें हम लोग पढ़े थे कि हाइड्रोजन ज्यादा है ऑक्सीजन की अपेक्षा, तो दुगुनी क्यों है और उस गैस का नाम लिखना है। ठीक है। तो इसके लिए आप इसको देखें, देखिए इंडेक्स क्वेश्चंस। ठीक है। पहला है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। ठीक है। पहला पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। दूसरा है ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। ठीक है। तो एक में क्या है कि X का नाम तथा इसका सूत्र। तो पदार्थ X का नाम लाइम, चूना है। ठीक है। इसका उपयोग सफेदी के लिए होता है, इसका फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है। दूसरा है ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। ये जो X है इसका जल के साथ क्या रिएक्शन होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड था, कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ रिएक्शन होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब क्वेश्चन 2, क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। ठीक है। तो परख नली में 2 गैस जमा होता है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा दुगुनी है क्योंकि जल जो H2 है में हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन से दुगुना है। ठीक है। और जब जल का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो हाइड्रोजन दुगुनी मात्रा में जमा हो जाता है। ठीक है। यही कारण है, क्योंकि जो H2 है, देखिए यहाँ जो H2 है, जो जल है, इसमें हाइड्रोजन 2 भाग है, ऑक्सीजन 1 भाग है। ठीक है। तो जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है, जब इसमें हम लोग करंट पास करते हैं, ठीक है, तो चूंकि हाइड्रोजन ज्यादा है इसलिए एक परख नली में हाइड्रोजन का जो मात्रा है ज्यादा होता है कंपेरिजन टू ऑक्सीजन के। ठीक है। हाइड्रोजन ज्यादा होता है ऑक्सीजन के। ठीक है। और ड्यू टू क्या हुआ, जो जल है हाइड्रोजन का 2 भाग है और ऑक्सीजन 1 भाग है, इसी के वजह से हाइड्रोजन जो टेस्ट ट्यूब में है ज्यादा मात्रा में इकट्ठा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्लास करेंगे। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो जो कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।